नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा और आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। देहरादून के मैक्स अस्पताल में ऋषभ पंत का इलाज जारी है। डॉक्टर्स के मुताबिक ऋषभ पंत की हालत स्थिर है। बेहतर इलाज के लिए बीसीसीआई कर सकता है एयरलिफ्ट। देहरादून से मुंबई या फिर दिल्ली कर सकता है एयरलिफ्ट। डॉक्टर्स की टीम की जांच पूरी होने के बाद ही हेल्थ बुलेटिन जारी होगा। बीसीसीआई ऋषभ पंत का हेल्थ बुलेटिन जारी करेगा। ऋषभ पंत के एक्सीडेंट की टाइमलाइन देखिए। 30 दिसंबर को सुबह 5:30 बजे रुड़की नारसन बॉर्डर पर यह एक्सीडेंट हुआ था, जहां पर हाईवे पर गाड़ी पलटी और अचानक से गाड़ी में आग लग गई। ऋषभ पंत गंभीर हालत में जख्मी मिले थे और देखिए हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर कंडक्टर ने उनकी जान बचाई। फिलहाल देहरादून के मैक्स अस्पताल में इलाज जारी है। डॉक्टर्स के मुताबिक सिर, पीठ और पैरों में चोट आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऋषभ पंत की मां से फोन पर बात भी की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बेहतर इलाज का भरोसा दिया। फिलहाल ऋषभ पंत की हालत स्थिर है। बेहतर इलाज के लिए बीसीसीआई उसको एयरलिफ्ट भी कर सकता है। देहरादून से मुंबई या फिर दिल्ली एयरलिफ्ट किया जा सकता है। तो ऋषभ पंत को लेकर देखिए हेल्थ बुलेटिन भी जारी होगा जब डॉक्टर्स पूरी तरीके से जांच कर लेंगे। फिलहाल जानकारी मिल रही है कि उनके हाथ, पांव और पीठ पर चोट आई है और फिलहाल हालत जरूर स्थिर बताई जा रही है। बीते कल की घटना है। 5:30 बजे सुबह यह एक्सीडेंट हुआ, जहां हाईवे पर अचानक से गाड़ी पलट गई, डिवाइडर से टकराई और उसमें आग लग गई। गंभीर हालत में ऋषभ पंत जख्मी मिले थे, जिसके बाद हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर और कंडक्टर ने उनकी जान बचाई। और देखिए कानपुर में आज समाजवादी पार्टी का 24 घंटे का सत्याग्रह है। समाजवादी पार्टी से विधायक इरफान सोलंकी पर पुलिस की कार्रवाई से नाराजगी है। सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी की अगुवाई में यह सत्याग्रह होगा, जहां सपा ने इरफान सोलंकी को झूठे मुकदमों में फंसाने का आरोप लगाया और सपा विधायक इरफान सोलंकी पर कार्रवाई के बाद समाजवादी पार्टी अब धरना और प्रदर्शन करके सरकार को घेरने की तैयारी में है। कानपुर आने नगर सीट से सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी की अगुवाई में आज से ये प्रदर्शन होगा और देखिए सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी ने सत्ता पक्ष पर विपक्षी पार्टियों को डराने, धमकाने और झूठे मुकदमों में फंसाने के आरोप लगाए हैं। लचर कानून व्यवस्था और झूठी बयानबाजी का भी आरोप लगाया है। प्रदर्शन आज दोपहर को 12 बजे से 1 जनवरी दोपहर को 12 बजे तक चलेगा। गांधी प्रतिमा फूलबाग पर सत्याग्रह होगा। समाजवादी पार्टी के इस तरह के आंदोलन की घोषणा के बाद पुलिस, एलआईयू और अन्य सुरक्षा एजेंसियां भी सतर्क मोड में हैं। देखिए कानपुर में सपा का आज 24 घंटे का ये सत्याग्रह है। आज दोपहर को 12 बजे से स्टार्ट होगा और कल दोपहर 12 बजे तक चलेगा। और वहीं देखिए ओबीसी आरक्षण पर समाजवादी पार्टी ने एक नई रणनीति बनाई है। ओबीसी आरक्षण पर सपा भी सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। पार्टी के पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने लीगल ड्राफ्ट तैयार करना शुरू भी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट से बिना आरक्षण के चुनाव न करवाए जाने की मांग समाजवादी पार्टी की तरफ से की जाएगी। सरकार पर भरोसा नहीं किया जा सकता, रामगोपाल यादव का यह बयान। और तैयारी है अब सुप्रीम कोर्ट जाने की। पार्टी के पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने लीगल ड्राफ्ट की तैयारी करनी शुरू कर दी है और इसी के साथ ही ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में ये पक्ष रखेंगे कि बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव न करवाया जाए। सरकार पर भरोसा नहीं किया जा सकता, ये बयान देखिए समाजवादी पार्टी की तरफ से दिया गया है। ओबीसी आरक्षण पर सपा ने नई रणनीति तैयार की है। निकाय चुनाव से पहले ओबीसी आरक्षण पर विपक्ष का आक्रमण लगातार जारी है। अब मायावती ने भी सियासी हलचल बढ़ा दी है, क्योंकि अब तक लड़ाई सिर्फ सपा और भाजपा के बीच नजर आ रही थी। लेकिन बड़ा सवाल यह कि क्या मायावती ओबीसी आरक्षण की लड़ाई को ट्रायंगल बना पाएंगी? देखिए रिपोर्ट। गुलामी की दुहाई, सपा लड़ेगी सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई। ओबीसी समाज का आरक्षण खत्म करके ओबीसी समाज की आने वाली नस्लों को भी गुलाम बनाने का षड्यंत्र चल रहा है। समाजवादी पार्टी सुप्रीम कोर्ट में जा रही है इसके खिलाफ। नंबर 1, गवर्नमेंट तो जाएगी नाम मात्र के लिए, वकील उल्टे सीधे करे। आयोग की अग्नि परीक्षा, कैसे होगी ओबीसी आरक्षण की सुरक्षा? ओबीसी आरक्षण को लेकर जमकर सियासी तीर चल रहे हैं। एक तरफ मायावती हैं जो भाजपा, कांग्रेस, सपा सबको आरक्षण विरोधी बता रही, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव जो आरक्षण को गुलाम बनाने की साजिश बता रहे। भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके षड्यंत्र कर करके पिछड़ों को, दलितों को अधिकार नहीं दे रही है। ओबीसी समाज का आरक्षण खत्म करके ओबीसी समाज की आने वाली नस्लों को भी गुलाम बनाने का षड्यंत्र चल रहा है। दरअसल अखिलेश यादव की कोशिश ओबीसी के साथ साथ दलितों को भी अपने साथ जोड़ने की है, ताकि आरक्षण पर छिड़ी इस लड़ाई को बड़े पैमाने तक
लड़ा जा सके, क्योंकि यूपी में ओबीसी बिरादरी के करीब 50 से ज्यादा फीसदी वोट है, जबकि 21% दलित है। अब समाजवादी पार्टी को लगता है कि इसमें से आधा भी अगर उसे मिल गया तो बड़ा उलटफेर हो सकता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या अखिलेश इसे बड़ी लड़ाई में बदल पाएंगे, क्योंकि अखिलेश यादव से लेकर शिवपाल यादव तक कह चुके हैं कि कार्यकर्ता लड़ाई के लिए तैयार रहें। लेकिन आरक्षण को लेकर सपा की कोई रूपरेखा अभी तक सामने नहीं आई। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुलामी से जोड़ दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार सभी संस्थाओं से आरक्षण को छीनकर कहीं ना कहीं पिछड़ों और दलितों की आने वाली पीढ़ियों को गुलाम बनाने की साजिश रच रही है। अपने इस बयान से अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं पिछड़ों के साथ ही दलित मोर्चे पर भी सरकार को घेरने का काम किया है। वहीं सूबे की योगी सरकार ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर चुप बैठने के मूड में बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक तरफ जहां आयोग का गठन किया गया है, वहीं सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। हालांकि समाजवादी पार्टी सुप्रीम कोर्ट में इस सरकार को चुनौती देने की तैयारी करती नजर आ रही, क्योंकि इस वक्त सबकी निगाहें 2 जनवरी की तारीख पर टिकी है, क्योंकि सरकार ट्रिपल टेस्ट के लिए जो मोहलत चाहती है वो उसे मिलेगी या नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद ही साफ होगा। समाजवादी पार्टी सुप्रीम कोर्ट में जा रही है, इसके खिलाफ नंबर 1। गवर्नमेंट तो जाएगी नाम मात्र के लिए, वकील उल्टे सीधे करेगी। इन पे नहीं छोड़ सकते, भरोसा ही नहीं किया जाता, इनकी वजह से तो गड़बड़ी हुई। यूपी में नगर निकाय चुनाव के समय पर होने और ओबीसी आरक्षण पर मचा सस्पेंस अभी बरकरार है। हालांकि सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है, लेकिन देश की सबसे बड़ी अदालत से यूपी सरकार को राहत मिलेगी या नहीं, इसके लिए वक्त का इंतजार करना होगा। दरअसल सरकार ने जो आयोग बनाया है उसे अपनी रिपोर्ट बनाने में कम से कम 6 महीने का समय लगेगा। ये बात आयोग के अध्यक्ष कह चुके हैं, लेकिन सवाल ओबीसी आरक्षण का है, जिस पर चौतरफा जंग छिड़ी है। अखिलेश यादव जी और उनकी पार्टी का मतलब है उनकी जाति और उनका परिवार। पिछड़े का मतलब उनकी जाति और उनका परिवार है। ये जो सरकार आज भी बनी दिखाई दे रही है उत्तर प्रदेश में और दिल्ली की सरकार, ये पिछड़ों के वोटों से बनी सरकार है और इन दोनों सरकारों में पिछड़ों के लिए कोई जगह नहीं है। ये सरकार पिछड़ों का हक मारना चाहती है। कांग्रेस चाहती है जो संवैधानिक अधिकार पिछड़ों को मिला है मंडल कमीशन के आधार पर, उन्हें पूरा मिलना चाहिए। देखिए सीधे सीधे मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण को लेकर गंभीर नहीं है, वो पिछड़ों के आरक्षण को कहना चाहती है। मतलब ओबीसी आरक्षण को लेकर फिर एक बार मंथन हो रहा। हर कोई ओबीसी वोट के अमृत को पा लेना चाहता है, लेकिन सवाल बड़ा है, क्या सिर्फ एक फैसले भर से ओबीसी वोट का भाजपा से मोहभंग हो जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। मुरादाबाद से सपा सांसद एसटी हसन ने एक बयान दिया है। राहुल गांधी के अंदर नेतृत्व करने की क्षमता है, ऐसा कहना है एसटी हसन का। 2024 में विपक्ष का नेतृत्व करने की क्षमता राहुल गांधी में है। पूरा चुनाव विपक्ष मिलकर लड़े और 2024 में पूरा विपक्ष एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा। ये बयान एसटी हसन की तरफ से दिया गया है। सपा के सांसद हैं एसटी हसन, मुरादाबाद में उन्होंने ये बयान दिया, कहा कि राहुल गांधी के अंदर नेतृत्व करने की क्षमता है। क्या कहा वो पूरा बयान आप सुनिए। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने कहा है कि कांग्रेस सहित पूरा विपक्ष जो है वो 2024 में राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन साहब हैं। हसन साहब, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि राहुल गांधी 2024 में विपक्ष के नेता होंगे, आपका क्या मानना है? देखिए 2024 में क्या हालात रहते हैं ये तो उस पर डिपेंड करता है जी। चुनाव लड़ा जाएगा, हम सब ये चाहते हैं कि चुनाव सब लोग मिलकर लड़ें। अब सवाल इस बात का है कि नेतृत्व में किसके लड़ेंगे। देखिए हम ये समझते हैं हमारे नेता समाजवादी के अखिलेश यादव जी हैं जी, हम उनके उसूलों पर चलने वाले लोग हैं, समाजवाद के उसूल पे हम लोग चलते हैं। तो समाजवादी जितने भी हैं वो अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, अपनी अपनी पार्टी के नेतृत्व में सब लड़ेंगे। अब इसके बाद ये तय होगा कि कौन जिसके एमपी ज़्यादा होंगे जी, वही ये तय करेंगे कि प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन होगा। तो क्या माना जाए, समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर के चुनाव लड़ेगी या फिर अकेले अलग में चुनाव लड़ेगी? देखिए ये तो सब बड़े नेता तय करेंगे कि साथ मिलकर लड़ेंगे या अलग अलग लड़ेंगे, ये तो उनके डिसीजन के ऊपर है, ये फैसले वो लोग करेंगे। आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी के अंदर नेतृत्व करने की, पूरे विपक्ष की नेतृत्व की क्षमता है कि नहीं?
देखिए, हमें तो लगता है कि क्षमता है कि इतनी बड़ी पार्टी चला रहे हैं वो। बस कुछ गोदी मीडिया अगर सही हो जाए तो फिर क्षमता और बढ़ जाएगी। समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि राहुल गांधी के अंदर नेतृत्व करने की क्षमता तो है, लेकिन पूरा विपक्ष जो है वो एकजुट हो, और जो पार्टी के बड़े नेता हैं यानी कि समाजवादी पार्टी की बात करें तो अखिलेश यादव ये तय करेंगे कि क्या कांग्रेस के साथ राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा या फिर अलग चुनाव लड़ा जाएगा। उबैदुर रहमान, एबीपी न्यूज़ नेटवर्क, मुरादाबाद। नए साल के जश्न में हुड़दंग मचाने वालों की अब खैर नहीं। कोरोना संक्रमण के बीच अब यूपी पुलिस अलर्ट पर है। नए साल पर होने वाले जश्न को लेकर भी यूपी पुलिस को निर्देश जारी किए गए हैं। सरलता और शालीनता के साथ जश्न मनाएं, ये कहना है एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का। देखिए, भीड़ वाली जगहों पर हुड़दंग ना करें। ड्रिंक एंड ड्राइव की शिकायत मिली तो कार्रवाई होगी। पुलिसकर्मियों को धार्मिक स्थलों की खास निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। नए साल के जश्न को लेकर देखिए आदेश जारी किए गए हैं। कोरोना संक्रमण के बीच ये निर्देश जारी किए गए हैं। हुड़दंग मचाने वालों की खैर नहीं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ड्रिंक एंड ड्राइव करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, और जो इस जश्न में खलल डालने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ पुलिस सख्ती बरतेगी। कोरोना संक्रमण के बीच अब यूपी पुलिस अलर्ट मोड पर है। यूपी पुलिस को निर्देश जारी किए गए हैं एडीजी की तरफ से। नए साल पर होने वाले जश्न को लेकर यूपी पुलिस को आदेश जारी हुए हैं। सरलता और शालीनता के साथ नए साल का जश्न मनाएं। भीड़ वाली जगह पर हुड़दंग न करें। नए साल के जश्न में जो भी हुड़दंग मचाएगा उनकी खैर नहीं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ड्रिंक एंड ड्राइव करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए, नए साल का ये जश्न बिना हुड़दंग के मनाया जाए, शांति के साथ मनाया जाए, इसके लिए यूपी पुलिस ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने कहा है कि नए साल के मौके पर आयोजित होने वाली पार्टियों और जश्न पर पुलिस महिला सुरक्षा को लेकर खास ध्यान दे रही है। इसके लिए सभी प्रमुख जगहों पर पुलिस की तैनाती होगी। इसके अलावा 1 जनवरी को मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर भी सुरक्षा सख्त होगी। हुड़दंग करने वालों से भी सख्ती के साथ निपटा जाएगा, ऐसा कहना, ये आदेश दिए गए हैं यूपी पुलिस को एडीजी की तरफ से। और यूपी पुलिस ने भी आगे सख्ती बरतना स्टार्ट कर दिया है। और नए साल के जश्न को सरलता के साथ मनाया जाए, शालीनता के साथ मनाया जाए, इसको लेकर यूपी पुलिस अब अलर्ट मोड पर है। जो भी हुड़दंग मचाएगा, जो भी नए साल के जश्न में खलल करने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आने वाले नव वर्ष 2023 के लिए सभी प्रदेशवासियों को उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से शुभकामनाएं, तथा साथ ही साथ ये जो त्यौहार या जो ये आयोजन है वो पूरी सरलता से और शालीन तरीके से मनाया जाए, इसके लिए मुख्यालय से विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं। इसके लिए ये बताया गया है कि कहीं भी हुड़दंग न होने पाए, विशेषकर ऐसे जगहें जहाँ पर भीड़ भाड़ इकट्ठा होती है, जैसे कि महत्वपूर्ण चौराहे, मॉल्स, घाट, पिकनिक स्पॉट्स, इन सभी जगहों पे पर्याप्त संख्या में सादे तथा पुलिस वर्दी में लोग नियुक्त किए जाएंगे। और देखिए, यूपी के 7 अलग अलग जिलों की तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। वाराणसी में कमिश्नर का पैदल मार्च आपको दिखाते हैं। लखनऊ में पुलिस ने किस तरीके से चौकसी बढ़ा दी है, वो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। प्रयागराज में शराबियों पर सख्त कार्रवाई कैसे होगी, वो भी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए हम दिखा रहे हैं। 7 अलग अलग जिलों की तस्वीरें हैं। सीतापुर में शराब के दुकानदारों को हिदायत दी गई है। मेरठ में हुड़दंगियों पर ड्रोन से नजर रखी जाएगी। इसके अलावा रायबरेली में पुलिस का फ्लैग मार्च, और नए साल से पहले अब चंदौली पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। आप मेरे चारों तरफ देख रहे हैं 7 अलग अलग जिलों की तस्वीरें, और इसके जरिए आप समझिए कि नए साल के जश्न से पहले यूपी पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है। नए साल के जश्न में जो भी खलल डालने की कोशिश करेगा, हुड़दंग मचाएगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ड्रिंक एंड ड्राइव करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कोरोना संक्रमण के बीच यूपी पुलिस अब एक्टिव मोड में है, और नए साल के जश्न को सरलता के साथ, शालीनता के साथ मनाया जाए, इसको लेकर आदेश जारी किए गए हैं।
यूपी पुलिस की तरफ से जो निर्देश दिए गए हैं उसकी 10 बड़ी बातें क्या हैं वो देखिए, हम आपको बताते हैं क्या क्या निर्देश दिए गए हैं। सबसे पहले कहना है एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का कि आप सरलता और शालीनता के साथ जश्न मनाएं। दूसरी बड़ी बात है कि भीड़ वाली जगहों पर हुड़दंग ना करें। तीसरा जो इसका महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है कि ड्रिंक एंड ड्राइविंग की अगर शिकायत मिली तो फिर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा देखिए, ब्रेथ एनालाइजर से चेकिंग करके गाड़ी चलाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी, यानी कि पूरी चेकिंग की जाएगी, किसी ने ड्रिंक तो नहीं की हुई। ड्राइव करने के दौरान नए साल के जश्न के बीच सामाजिक सौहार्द कायम रखें। पुलिस कर्मियों को धार्मिक स्थलों की खास निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा देखिए, जो संवेदनशील चौराहे हैं उनके समेत रेलवे और बस स्टेशन पर पुलिस की चेकिंग होगी। सड़क पर स्टंट करने वालों के खिलाफ भी चेकिंग करके सख्त कार्रवाई की जाएगी। 10 महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमने आपको बताई हैं। ये जो ऑर्डर है जारी किए गए हैं एडीजी की तरफ से, नए साल के जश्न में हुड़दंग जो मचाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट ये है, सरलता और शालीनता के साथ आप जश्न मनाएं तो कोई आपको नहीं रोकेगा। भीड़ वाली जगह पर हुड़दंग ना करें। ड्रिंक एंड ड्राइविंग की अगर शिकायत मिली तो फिर कार्रवाई आपके खिलाफ हो सकती है। तो देखिए, शनिवार को नए साल के जश्न की तैयारियां तेज हो चुकी हैं और इसी के साथ पुलिस प्रशासन ने भी हुड़दंगियों पर नकेल कसने के लिए अपनी तैयारी पूरी कर ली है। नए साल के जश्न के दौरान सड़कों पर हुड़दंग करने वालों से लेकर नशे की हालत में हादसों को न्योता देने वाले वाहन चालकों पर नकेल कसने के लिए मेरठ में पुलिस ने चेकिंग अभियान को तेज कर दिया है। मेरठ पुलिस ड्रोन से भीड़ भाड़ वाली जगहों पर नजर बनाए हुए है। इसके अलावा सादे कपड़ों में चौक चौराहों पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है। नए साल के आगमन को लेकर मेरठ पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रही है। मेरठ को अलग अलग जोन और सेक्टर में बांट दिया गया है और देखिए किस तरीके से यहाँ जो चेकिंग अभियान है वो चेकिंग अभियान यहाँ पर चल रहा है। सबसे ज्यादा जो पुलिस का फोकस है वो भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर है और ये तस्वीरें हैं मेरठ के वैशाली बस स्टैंड की। यहाँ देखिए कि जो बसें हैं, बसों में भी चेकिंग अभियान यहाँ पुलिस की तरफ से चलाया जा रहा है। हर बस में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि यदि कोई संदिग्ध वस्तु दिखती है, कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखता है तो फिर पुलिस को उसकी सूचना दें। और ये देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो ड्रोन है वो उड़ाया जा रहा है। जो पुलिस के अधिकारी हैं वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार निगरानी कर रहे हैं। हमारे साथ सीओ सदर हैं रूपाली राय, इनसे हम बात कर लेते हैं। मैम, आपसे जानना चाहूँगा कि देख रहे ड्रोन से निगरानी की जा रही है, बसों की चेकिंग की जा रही है, तो क्या नए साल को लेकर पूरी तरीके से अलर्ट हैं आप लोग? नए साल को लेकर के हम लोग पूरी तरीके से अलर्ट हैं, इसीलिए बस स्टैंड, सारी मार्केट के एरिया, जितना भी सोतीगंज का एरिया है, हम सभी उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं ड्रोन के माध्यम से। जगह जगह चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं, दिन की बात हो या रात की बात हो। इसी तरीके से जो पुलिस है वो पूरी मुस्तैद नजर आ रही है। ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की जा रही है और सीधा कह दिया गया है कि यदि किसी ने भी न्यू ईयर के जश्न में कहीं भी किसी तरह से कोई भी, और जो खासतौर से स्टंटबाज हैं, स्टंटबाजों पर भी जो पैनी नजर है वो मेरठ पुलिस रख रही है। संदेश साफ है कि खुशियां मनाइए लेकिन कानून का पालन कीजिए और कानून किसी कदर पर किसी भी कीमत पर तोड़ा तो फिर पुलिस बेहद सख्ती से निपटेगी। वीडियो जर्नलिस्ट सतेंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। और देखिए, उत्तराखंड में भी नए साल से पहले शराब पर घमासान मच गया है। 24 घंटे शराब की दुकानों को खुला रखने पर बयानबाजी अब तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। कोरोना के नाम पर भारत जोड़ो यात्रा पर उंगली उठाते हैं। 24 घंटे शराब की दुकानें खुली रखना विकास का शगल कैसे है, ये देखिए, ये सवाल उठाए गए हैं पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ से। अच्छा होता कि अगर सरकार हॉस्पिटल में 12 घंटे डॉक्टर्स उपलब्ध करवाती। हरीश रावत ने अपने फेसबुक अकाउंट से ये बातों का जिक्र किया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर यह सवाल उठाया है। वो ट्वीट भी हम आपको दिखाते हैं। देखिए, ये ट्वीट लिखा गया है हरीश रावत की तरफ से। लिखा है कि वाह भाई धामी जी, क्या धमक है, सरकार की घोषणा की नए वर्ष के उपलक्ष्य में उत्तराखंड में 24 घंटे शराब की दुकानें खुली रहेंगी। नए साल के साथ ही 2 जनवरी तक जो जिस समय चाहे उस समय शराब ले ले। एक तरफ तो आप कोरोना के नाम पर हमारी भारत जोड़ो यात्रा पर उंगली उठाते हैं और दूसरी तरफ आप शराब की दुकानों पर 24 घंटे खुला रखना आपके लिए जो है विकास का शगल बन जाता है। धन्य है, इस बात का जिक्र देखिए हरीश रावत अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए करते हैं। काश नए साल के उपलक्ष्य में 24 घंटे दारू उपलब्ध करवाने वाली सरकार सरकारी हॉस्पिटल में 12 घंटे डॉक्टर्स भी उपलब्ध करवा देती। इसे कहते हैं खेतीबाड़ी चौपट, लहसुन की क्यारी में जोर। ये देखिए ट्वीट हरीश रावत की तरफ से किया गया है। 24 घंटे शराब की दुकानें खुले रखने पर घमासान अब उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है। हरीश रावत का कहना है कि इससे बेहतर होता कि आप 12 घंटे सरकारी हॉस्पिटल्स में
डॉक्टर्स उपलब्ध करवाते। बढ़ते हैं आगे, जहां मुजफ्फरनगर में पुलिस ने इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है और बदमाश के पास से तमंचा और कारतूस बरामद किया गया है। दरअसल 15 दिन पहले बिजली प्लांट में सुरक्षाकर्मी को बंधक बनाकर डकैती हुई थी। उसी मामले में यह बदमाश शामिल था, तब से फरार चल रहा था, जिसको लेकर पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। आज बुढ़ाना पुलिस ने गिरफ्तार करके बदमाश को जेल भेज दिया है। 15 दिन पहले यह मामला सामने आया था और डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया था और 15 दिन के बाद पुलिस को यह बड़ी कामयाबी मिली है, बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। और वहीं मुजफ्फरनगर में नाबालिग से रेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर एक कलयुगी पिता ने अपनी ही 16 साल की बेटी को हवस का शिकार बना लिया। मामले में पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है। आरोपी पिता को जेल भेज दिया है। दरअसल अक्सर पीड़िता की मां की गैर मौजूदगी में पिता अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म करता था। आज मां के साथ बेटी ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई। इसके बाद पुलिस ने मामले में तुरंत कार्रवाई की। इस्लामनगर खतौली कस्बे का यह पूरा मामला। बात कर लेते हैं हरदोई की, जहां पर महिलाओं की लड़ाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इस वीडियो में महिलाएं धारदार हथियार के साथ लैश हैं और एक दूसरे से झगड़ती दिख रही हैं। महिलाओं ने अपने सिर पर घूंघट डाल रखा है। मामला है मल्लावा कोतवाली क्षेत्र के करवा गांव का। यहां पर महिलाएं जमीनी विवाद को लेकर लड़ रही हैं। वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन में प्रशासन आया और अपर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार यादव ने कहा कि वीडियो के आधार पर मामले की जांच जारी है। प्रयागराज के छतनाग इलाके में आनंद कानन बिड़ला हाउस में पाले गए 20 चीतल और एक चिंकारा की मौत के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। वन विभाग की तरफ से 3 लोगों के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज करवाई गई है। जीवों की देखरेख करने वाली यूनिवर्सल केबल कंपनी लिमिटेड के सुरक्षा अधिकारी, चौकीदार और कीपर को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। डीएफओ के मुताबिक 27 और 28 दिसंबर की रात आवारा कुत्तों के हमलों से 20 चीतल और एक चिंकारा की मौत हुई थी। उनके मुताबिक बिड़ला हाउस के निजी कैंपस में यूनिवर्सल केबल कंपनी लिमिटेड की अभिरक्षा में ये हिरन कई दशकों से पाले गए थे और इसे पालने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनुमति भी ली गई थी। इसलिए इन वन्य जीवों की अभिरक्षा और संरक्षण का दायित्व यूनिवर्सल केबल कंपनी लिमिटेड का ही था। ये एक निजी कंपनी ने अपने परमिशन के साथ उन चिंकारा को उनको पालने की पूरी जिम्मेदारी उनकी थी। तो कहीं किस तरह का लैप्सेस हुए हैं, किस स्तर पर हुए हैं, उसका इंक्वायरी भी जारी है। इस बीच कोई भी अनवांटेड या इस तरह से कोई और घटनाओं को नकारने के लिए हमने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में केस भी दर्ज किया है। खबर मिल रही है बांदा से, बोरवेल में किसान के गिरने का एक मामला सामने आया है। 32 घंटे के बाद भी किसान का शव नहीं मिल पाया। एसडीआरएफ की टीम का लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मौके पर प्रशासनिक आला अधिकारी मौजूद हैं। एसडीआरएफ के मुताबिक बोरवेल की गहराई करीब 100 फीट है और इसको लेकर देरी हो रही है। आपको बता दें कि किसान 27 दिसंबर से लापता था, लेकिन कल शाम इसी बोरवेल के पास उसके कपड़े मिले, जिसको लेकर आशंका जताई जा रही है कि किसान बोरवेल में गिरा है। परिजनों ने भी किसान की आत्महत्या की आशंका जताई है। ये पूरा मामला जसपुरा थाना क्षेत्र के रामपुर गांव का बताया जा रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।